2 और 3, ये दो वो सिलेबस रेफरेंस हैं जो कि आज हम कवर करने जाएंगे। अच्छा, जो सिलेबस रेफरेंस 2 है ना, ये वो सिलेबस रेफरेंस है जिसमें से आपके पेपर के पोर्शन में अगर हम बात करें तो इस एरिया को उसने ज्यादा टेस्ट किया हुआ, और हम देखते भी आ रहे हैं पास्ट में भी कि आईटी के ऊपर उसका फोकस यहाँ पे इस कोर्स में ज्यादा रहा, जो कि ज्यादती है। बहरहाल कुछ चीजें जो कि हम इसमें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, जिनको हमने कवर करना है। डेटाबेस, डेटा मॉडलिंग, डेटाबेस की टाइप्स, रोल क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, डेटा को एज ए सोर्स जब कंसीडर करते हैं तो उसका रोल क्या होता है, मॉडल्स जो है आईटी के उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम की डिफरेंट कैटेगरीज क्या है, ऑफिस ऑटोमेटेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इंटरप्राइज सिस्टम, और इनकी लिमिटेशंस और यूजेस जो हैं, ये आज इस वाले सिलेबस रेफरेंस में कवर करना है। पहले हाफ लेक्चर इस पे, हाफ लेक्चर सिलेबस रेफरेंस 3 के ऊपर क्लियर करते जाएं। अच्छा, डेटाबेस से रेलेवेंट जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो तो बिल्कुल सीधा सीधा आज तक आया, उसने सिंपली डेफिनेशन के अंदर ही डेटाबेस का कॉन्सेप्ट टेस्ट किया है। अच्छा, इन फ्यूचर अगर के तो यूं कह सकता है डिफाइन डेटाबेस और डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ डेटाबेस, तो इसका मतलब है 10 नंबर क्वेश्चन आपको दे सकता है यहाँ से। तो डेटाबेस बेसिकली हमने कहा था कि एक सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब बहुत सारा डेटा जब आप जो डील करने में डिफिकल्टी हो, उसमें यूनिफॉर्मिटी ना हो, एक कॉमन स्टोरेज ना हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है सोर्स, कि आप क्या कर लें, डेटाबेस बना लें, एक लॉजिकल ग्रुपिंग बना लें। ठीक है, उसके बाद टाइप्स की हम बात करें तो बहुत सारी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। एक चीज याद रखनी है, जब पेपर में क्वेश्चन आए तो सारे की सारी टाइप्स ना लिखनी स्टार्ट कर दें। एक काम करें कि वहां पे क्वेश्चन देखें कि अगर फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ रहा है डेटाबेसिस की टाइप्स का फर्दर, तो आप 5 टाइप, 5-6 टाइप्स लिख दें, तो 1 मार्क्स का ये एक टाइप होगी। तो ये गलती मत कीजिएगा कि सारी की सारी लिख लें। हाँ, एक क्वेश्चन ही ऐसा आ गया 10 मार्क्स के लिए उसने दे दिया और सिंपली कहा कि डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, तो फिर उस केस में आपने सारी लिख ली। तो पहला जी, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, जो कि मोस्टली कॉमनली डेटाबेसेस हैं आजकल यूज की जाती हैं इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। और मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन जब एक हम बात करते हैं कि आपने एक कॉमन लोकेशन या एक सिंगल प्लेस फॉर डेटा स्टोरिंग यूज करनी है, तो वो उसके लिए सबसे पहले माइंड में कौन सी आती है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। रिलेशनल डेटा की बात करें डेटाबेसिस की, तो ये बेसिकली वो डेटाबेस है जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और इसमें बेसिकली आप क्या करते हैं, डिफरेंट जो आपके डेटाबेसिस के रिलेशनशिप्स हैं वो आप डिफरेंट फॉर्म्स के साथ उनका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। बड़ी डिटेल में हम देख चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल। एम एसक्यूएल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ये आपको इसकी एग्जांपल्स में मिलेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अगर हम बात करें, ये वो डेटाबेस है जो कि हर टाइप की डेटा को स्टोर करने के लिए सपोर्ट आपको प्रोवाइड करता, और इन दी फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, पीडीएफ, वर्ड, एक्सेल, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में डेटा को रीड करके स्टोर करेगा। सेंट्रलाइज्ड डेटा बेस की अगर हम बात करें, एक सेंट्रल लोकेशन जो कि कॉमन लोकेशन होगी, डिफरेंट बैकग्राउंड से डेटा इस तक स्टोर किया जा सकता है, डिफरेंट बैकग्राउंड से इसको एक्सेस किया जा सकता है।
फिर कहता है नेक्स्ट है रिमोट लोकेशन से भी आप इसकी एक्सेस एक्वायर कर सकते हैं। ओपन सोर्स डेटाबेस वो है बेसिकली जो कि हर टाइप की, जब हम बात करते हैं ना कि इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू ऑपरेशंस आपने जब स्टोर करनी हो, उसके लिए मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज किया जाता है? ओपन सोर्स डेटाबेस। मार्केटिंग में, एम्प्लॉय रिलेशन में, यानी कि आप बात करें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसमें ये यूज होता है, चार में भी यूज होता है। उसके बाद कहता है जी क्लाउड डेटाबेसेस। अच्छा, अब क्योंकि ये रीसेंट इमर्जिंग ट्रेंड भी है क्लाउड डेटाबेसेस का, और ये क्या है कि बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, ये जो क्लाउड कॉन्सेप्ट है क्लाउड का, बेसिकली उसी को आगे फर्दर यूटिलाइज करके आप क्या करते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी और बैंडविड्थ इंक्रीज करके क्या करते हैं, सर्विसेज आगे डिलीवर करते हैं। कई है, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, बाकी और भी मेगा का डेटा वेयर हाउसेस। ये एक ऐसा डेटाबेस सिस्टम है बेसिकली जिसमें अब आपने डेटा जब स्टोर किया हुआ है या ये, तो उसकी बेसिस के ऊपर आप फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग करके इसमें, यानी कि ये वो डेटाबेस है जो इटसेल्फ रिपोर्ट्स भी सेव करने में आपको हेल्प प्रोवाइड करता है। हिस्टोरिकल और कम्यूटेटिव डेटा एक सिंगल या मल्टीपल सोर्सेज पे आप सेव कर सकते हैं, या मल्टीपल सोर्सेज से डेटा एक्वायर किया उसको सिंगल में एक लोकेशन पे स्टोर किया जाता है। नो एसक्यूएल डेटाबेस बेसिकली वो है जो कि लार्ज सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को डील करता है। ये जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था बिग डेटा का, अब अगर बिग डेटा से आप डील कर रहे हैं और बिग डेटा एक प्रॉब्लम है आपके लिए, तो नो एसक्यूएल बेसिकली इसमें आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। इसके थ्रू आप वो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम जो कि डील नहीं हो पा रहा वो आप कर सकते हैं। और लार्ज साइज में डेटा हो और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो तो उसके लिए ये बड़ा सुटेबल है। उसके बाद कहता है ग्राफ ओरिएंटेड डेटाबेस। तो ये भी नाम से जैसे लग रहा है बिल्कुल वैसे ही ग्राफ थ्योरी को यूज करके स्टोर, मैप, क्यूरीज, रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश करता है, मतलब इंटरकनेक्शंस एस्टेब्लिश करेगा। ये करते हैं लोग, ये जिस तरह फेसबुक पे ऐड लगाया, उसमें कितने लोगों ने देखा, कितनों ने रिएक्ट किया, बाकी सारा कुछ है, तो वो फर्दर माइनिंग के लिए ये यूज किया जाता सोशल मीडिया के ऊपर। OLTP डेटाबेस की बात करें, ये वो है जो कि फास्ट है, जो आपने किसी क्यूरी को डील करना, मल्टी एक्सेस एनवायरनमेंट को डील करना। उसके बाद पर्सनल डेटाबेसेस है, पर्सनल कंप्यूटर बेसिकली आपके, जो आपका पर्सनल पीसी होता है, वो इसकी एग्जांपल में आ जाए। उसमें भी तो आप डेटा स्टोर करते हैं। फिर किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई सिस्टम है जो कि आपने डेडिकेट किया हुआ है, जिससे आप ऑफिशियल वर्क परफॉर्म करते हैं, वो हो सकता है। सिंगल पर्सन और स्मॉल ग्रुप जो है वो इसको यूज कर सकता। मल्टी मॉडल डेटा बेसिस कौन से? जो कि मल्टीपल डेटा मॉडल्स को एट ए टाइम डील करें,
ऑर्गेनाइज करें, अरेंज करें डेटा को। ये भी उसी की तरह है जो कि अब हमने ऊपर बात की कि डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स को अकोमोडेट करता है, तो ये भी वही है, तकरीबन तकरीबन वही है। अच्छा, सिर्फ इनमें ना लॉजिकल फ्लो, ग्रुपिंग, अरेंजमेंट्स का फर्क होता है, बाकी एज सच इतना कोई फर्क नहीं होता। बट क्योंकि वो एक टाइप है, डिक्लेयर हुई हुई एज ए टाइप, तो वो मजबूरी होती है कि हमने उसको करना होता। डॉक्यूमेंट जेसन डेटाबेस क्या है? ये डॉक्यूमेंटेड ओरिएंटेड डेटाबेस है बेसिकली। वो डॉक्यूमेंट्स आप कहाँ से कलेक्ट करते हैं? एक्सएमएल, जेसन, बेसन, फॉर्मेट्स हैं डिफरेंट, इनमें डील कर रहा होगा। और कहते हैं इसमें एक डॉक्यूमेंट में आप इतना डेटा स्टोर कर सकते हैं जितना आप चाहें, और जो आप प्रेफर करें डेटा सोर्स, जो डेटा फॉर्मेट उसमें। हेरारिकल डेटाबेस कौन सा? जिसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो, ट्री, नोड्स जुड़े हैं। विंडोज एक्सपी हेरारिकल डेटाबेस की इसकी एग्जांपल। नेटवर्क डेटाबेस वो है जिसमें मैनी टू मैनी रिलेशन एग्जिस्ट करता है, और ये बड़ा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। आरडीएम सर्वर कहते हैं इसकी एग्जांपल है। मैनी टू मैनी मतलब एक सिंगल नहीं, डिफरेंट वेरियस सोर्सेज ऑफ डेटा यहां से, और डिफरेंट डेटाबेस आपस में इंटरकनेक्ट, तो वो आपको क्या बना देगा? नेटवर्क डेटाबेस। अच्छा, इसके बाद डेटा मॉडलिंग है। बेसिकली डेटा मॉडलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एक डेटाबेस, सॉरी, एक डेटा ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप विद अदर ऑब्जेक्ट देखते हैं। देखें, जो आप फाइल पे कहीं पे डेटा है, वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, कहीं पे डेटा है, ये वो भी तो किसी और फाइल से जनरेट हुआ होगा, तो उसका रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट करेगा ना विद एन अदर फाइल। फिर मेन फोकस इसका क्या है? डेटा मॉडल। क्या आपको कौन सा डेटा चाहिए, आप किस टाइप के डेटा में डील करना चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं, आगे डेटा को ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है आपने, वो भी। फिर ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें ये भी की कंसर्न है कि आपने वो ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने, तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना भी तो इसी का काम। तो ये तो पूरा प्रोसेस डेटा मॉडलिंग कहलाता है ना। तो डेटा मॉडल क्या है? वो एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल जो कि आप चाह रहे हैं। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्या है? मतलब वो चीज जो कि आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, ऐसे हो, या डेटा का फ्लो कैसे हो, तो ये बिल्कुल वो चीज आपको स्टैब्लिश करके दे देता है। साथ ही साथ आप इंटर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं बिटवीन डेटा ऑब्जेक्ट्स। इसमें डेटा स्टोर कैसे करना है, मैनिपुलेट कैसे करना है, एक्वायर कैसे करना है। डेटा मॉडल या डेटा स्ट्रक्चर के कहता है कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके बनता है। वो क्या है? नंबर वन, डेटा ऑब्जेक्ट। डेटा ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है? वो चीज जिसको एक्चुअली आपने किसी लोकेशन या स्टोरेज में स्टोर करना है, और हर के ऑब्जेक्ट के अपने, कहता है इसकी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फैक्ट्स होंगे, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे, हर फाइल का अपना अपना होगा, क्वालिटी होगी। इसका मतलब है ये जो डेटा ऑब्जेक्ट एक व्हीकल का काम कर रहा है ना। वो डेटा ऑब्जेक्ट्स कौन से? एक्सटर्नल एंटिटीज की बात करें, उसमें प्रिंटर, यूजर, स्पीकर, कीबोर्ड, रिपोर्ट्स, डिस्प्ले, सिग्नल्स, इवेंट्स, अलार्म, टेलीफोन कॉल्स, इमरजेंसी में, मैं आपको याद कराने के लिए, यही होता।
कस्टमर डेटाबेस, स्टोर आइटम, सेल्स। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की बात करें तो कोई एक सिंगल डिवीजन या डिपार्टमेंट वो हो सकता है। प्लेसिंग की बात करें तो प्लेसेस में मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर, वर्कशॉप्स। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्टूडेंट रिकॉर्ड, अकाउंट्स, फाइल्स, डिफरेंट टाइप्स एग्जांपल्स। आप रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप क्या है? अभी हमने कहा कि हमने बेसिकली ये जितने डेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको आपस में इंटरकनेक्ट करना ना, और ये पक्की बात है एक का रिलेशनशिप दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ लाजमी होगा। तो यही हम इसमें करना चाह रहे हैं, कनेक्शन या रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं डिफरेंट डेटा ऑब्जेक्ट्स के अंदर। कैसा? वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन। अब वो रिलेशनशिप की नेचर क्या है वो डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या डिपेंड। जैसे फॉर एग्जांपल शॉपकीपर पहले क्या करता है, ऑर्डर देता है ना टॉयज, तो शॉपकीपर और इसका मतलब है मैन्युफैक्चरर होगा। फिर शॉपकीपर सेल करता है टॉय, शॉपकीपर और कस्टमर होगा। शॉपकीपर और शो कर रहा है टॉयज, तो मतलब वो जो विंडो शॉपिंग हो रही है ये उसमें भी कस्टमर। स्टॉक कर रहा है, इसका मतलब है वो फर्दर रीसेलर बनेगा। अब इसका मतलब है ये क्या, शॉपकीपर और टॉयज का जो रिलेशनशिप है आपस में, ये क्या, वन टू मैनी। वन टू वन भी होता, मैनी टू वन भी। वन टू वन क्या, रेस्टोरेंट आप गए, खाना पकाया उसने, आपने खाया, बस बात खत्म। आपने खाना पकाया एज ए रेस्टोरेंट, आगे बहुत सारे लोगों को डिलीवर किया। इंपॉर्टेंस क्या है जी मॉडल्स की, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अगर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर रहे या ये है तो आपको पता ही नहीं है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट नहीं पता डेटाबेस के अंदर, फाइल की नेचर का नहीं पता, उसके फीचर का नहीं पता, उसको फाइल को आपने डील किस तरह से करना है, तो आपको जब ये डायनेमिक्स ही नहीं समझ आ रहे तो अल्टीमेटली आप कैसे उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम मॉडल एस्टेब्लिश ही इसलिए करते हैं ताकि उसकी बेसिस पे हम अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश कर सकें। मॉडल आपको हेल्प प्रोवाइड करता है, आप विजुलाइज कर लें चीजों को कि है क्या, आप क्या चीज चाह रहे हैं। फिर मॉडल आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, बिहेवियर प्रोवाइड करते हैं, एक्ट कैसे कर रहा है। फिर एक तरह की टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं। अब टेम्पलेट क्या, एक मॉडल है जो कि आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर देगा, आपकी एफर्ट को रिड्यूस कर देगा। फिर कहता है मॉडल जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो डिसीजंस आप लेते हैं उसके अगेंस्ट। तो एक चीज जब आप विजुलाइज कर लें तो आप इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं चीजों के अगेंस्ट। अल्टीमेटली रॉन्ग करना, उस प्रोसेस को, उस साइकिल को दोबारा से रिवाइज करना, उससे ज्यादा बेस्ट क्या होता है कि आप उन चीजों को विजुलाइज कर लें, वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। फिर कहता है जी कि आपका रोल क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो जी बड़ा इंपॉर्टेंट, पहले तो लिंक आपने बात कर ली, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, ये तो अब कुछ कॉमन है, मतलब इसमें आपको अब रट्टे की जरूरत नहीं है यार। आपने ये पहली चीजें पढ़ ली तो कुछ ना कुछ चीजें समझ आ जाती। देखें अब आपको पता है कि भाई डेटाबेस हम बनाते क्यों हैं? हमने बात की कि बेसिकली जब आपने एक कॉमन स्टोरी लोकेशन वो करनी, तो इसका मतलब है कि जब आपने बहुत ज्यादा डेटा को मैनेज करना है, कंट्रोल करना, एक बात तो ये आपकी होगी कॉमन लोकेशन, एंड यूजर फैसिलिटेट हो सके, इंटीग्रेशन प्रोवाइड करनी होती है। अब ये मुझे कोई रट्टा नहीं लग रहा, डेटा को शेयर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, ये सारी बातें आप अपने से लिख सकते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग के एक दो कॉन्सेप्ट पढ़े हो, टीचर को सुना हुआ है, तो ये सब लिख सकते हैं।
ये सारा यही, ज्यादा फॉर्मल तो पहले स्टार्टिंग से। नंबर 1 ऑब्जेक्ट में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए, नंबर 2 दूसरा जो आपकी फाइल स्टोरेज कॉमन लोकेशन हो उसकी फैसिलिटेशन के लिए, तीसरा ऑब्जेक्ट्स में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए, नंबर 4 आप बात करें डेटा की शेयरिंग के लिए, नंबर 4 डेटा की मैनिपुलेशन के लिए, आपको एज ए इंटीग्रेटेड व्यू मिले, डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स आप एक जगह से डील कर सकें, ये सारे। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लेक्स क्यूरीज को इजीली डील करने के लिए। अच्छा, आप कहते हैं जब ये कर लें तो अल्टीमेटली डेटाबेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि अभी हम इसके बाद पोर्शन कवर करने लगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, वो कहता है अब ये करता क्या। नंबर 1 पहली बात तो ये है कि कंपनीज की जो डेटा तक एक्सेस थी वो बड़ी बेटर मैनर में हो गई, ये सबसे बड़ा फायदा पड़ा इसको। इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि अल्टीमेटली हर इंफॉर्मेशन सिस्टम के बैक एंड पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ये बड़ा हुआ कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो स्टोरिंग सपोर्ट थी वो इन्होंने प्रोवाइड कर दी, ये बड़ा अच्छा हो गया। डेटा के साथ रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रॉन्ग डेटाबेस का, आप हर ऑब्जेक्ट को, अभी हमने बात की जो ऑब्जेक्ट्स में रिलेशनशिप आपने एस्टैब्लिश करना वो बड़ा सिस्टमैटिक और सिंपल मैनर में हो जाता है। बिजनेस ऑपरेशन, सेल्स का डेटा, बाकी सारी चीजें, ये बड़ी आसानी से आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेते हैं। डेटा सिक्योरिटी बड़ी इंप्रूव होगी, क्योंकि एक सेंटर में है ना, तो एक सेंटर में आपको इतनी ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा। आगे कहता है जी फंक्शंस के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। नंबर 1 डेटा को ऑर्गेनाइज करने में यूज होता है, स्ट्रक्चरिंग बेसिकली करना है। नंबर 2 इंटीग्रेट डेटा को, सारे मल्टीपल HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, बाकी सब, तो सबको कंबाइन, डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स है तो सबको एक में। डेटा को सेपरेट करता है विद रिस्पेक्ट टू फीचर्स, फाइल फॉर्मेट्स, इनपुट के हिसाब से, आउटपुट के हिसाब से, ब्लॉग बनाने, अनब्लॉग बनाने, रिटन लैंग्वेज क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या, सारा हर के हिसाब से डेटा को बेटर मैनर में कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो एफिशिएंटली हो सके। देखिए ना, 2 सॉफ्टवेयर टाइप्स होती हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी एग्जांपल, अब आप करें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या आप कोई वो रन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना प्रोग्राम। फिर रिक्वेस्ट सिक्योरिटी, वो कंट्रोल क्या है, बेसिकली कंट्रोल इंश्योर करता है सिक्योरिटी में, इसमें चेक एंड बैलेंस। बाज आप इंस्टॉल करें प्रोग्राम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसकी इजाजत नहीं होगी, एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर की कोई रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कुछ भी हो। डेटा की रिट्रीवल में बड़ा मेन रोल है, कैसे करना चाहते हैं रिट्रीव, सीरियली, सीक्वेंशली, रैंडमली बाय एड्रेस, बाय स्ट्रक्चरल लिंक, किस तरह से हो, डेटा की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कोई फिजिकल डैमेज ना हो, अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, कोई ऑपरेटिंग फेलियर ना आए, आप खुद से कोई अपडेट कर दें और वो कंपैटिबल ना हो होस्ट प्रोग्राम के साथ, तो वो अल्टीमेटली बड़ी एबनॉर्मलिटीज और डिफिकल्टीज कॉज करेगा, तो उसको एलिमिनेट करना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम, बेसिकली ऐसा सिस्टम जो कि कम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, जो कि यूज होता है फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग, एक्वायरिंग, मैनिपुलेटिंग डेटा, इंफॉर्मेशन का बेसिकली सोर्स। अच्छा, कहता है कितनी टाइप्स की इंफॉर्मेशन है जिसको हम, ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये बात क्लियर नहीं है तो आप इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझ नहीं सकते
कहाँ यूज होता है, क्या है, वो आप कभी भी नहीं समझ सकते। 3 टाइप की इंफॉर्मेशन होती है जिसको ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही होती है। नंबर 1 स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग में यूज होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट यूज करती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है, स्मॉल वॉल्यूम में होती है, एक्सटर्नली गैदर की जाती है, मोस्टली डिफिकल्ट होती है ऑब्टेन करना। टैक्टिकल की बात करें, मीडियम टर्म, मिडिल लेवल यूज करता है, कम जरा अनस्ट्रक्चर्ड होती है, वॉल्यूम इसका ज्यादा होता है स्ट्रेटेजिक से क्योंकि जरा डिटेल्ड होते हैं। सोर्स इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। अगर ये दोनों हो सकते हैं तो फिर वो आपको याद है हमने बताया था कि MIS कब यूज होता है, DSS कब यूज होता है। आगे ऑपरेशनल की बात करें, शॉर्ट टर्म प्लानिंग में सुपरवाइजरी लेवल यूज करेगा, इजी टू ऑब्टेन है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है इसका, और सोर्स 100% इंटरनल। अब हम डिफरेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना 3 मेन मैनेजमेंट के लेवल होते हैं, जैसे ये इंफॉर्मेशन है इसी तरह मैनेजमेंट के लेवल, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल। तो ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बनाए जाते हैं क्योंकि इनको डिसीजन मेकिंग में इन्हीं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की सपोर्ट रिक्वायर्ड है, तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम भी इन्हीं के लेवल्स के लिए होते हैं। तो बारी बारी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा किस लेवल के लिए। TPS ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बेसिकली किसके लिए होता है, ऑपरेशनल लेवल के लिए होता है। बड़ा ही बेसिक सिस्टम, बहुत डिटेल्ड होता है, और ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में, परफॉर्म करने में, डेली जो इनकर होती हैं उनमें यूज होता है। 2 तरह के ये आपको सिस्टम मिलेंगे, एक बैच प्रोसेसिंग अप्रोच पे होता है, एक रियल टाइम प्रोसेसिंग पे होता है। बैच प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, सिमिलर ट्रांजैक्शन को एक बैच की फॉर्म में यानी कि एट अ सिंगल टाइम डील करेगा, कॉम्बिनेशन होगा डिफरेंट ट्रांजैक्शंस का, बट डील सिंगल टाइम करेगा, वर्कलोड कम हो जाता है जो भी आपके। एडवांटेजेस क्या है इसके, इजी टू डेवलप है, लेस प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है, चेक्स इसके अंदर अपने से पहले से होते हैं, लेस हार्डवेयर रिक्वायर है तो इसकी वजह से ये सस्ता होगा। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिले इन करूंगा मास्टर फाइल को अपडेट करने में, जारी बात हो जब तक बैच पूरा कंप्लीट नहीं होगा, फाइल मास्टर फाइल अपडेट नहीं होगी, फिर इसमें अप टू डेट नहीं होता डेटा। और हर टाइम पे ऑनलाइन, सॉरी इसमें तो ऑनलाइन सपोर्ट अवेलेबल ही नहीं होती, इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो रेडीली अवेलेबल नहीं होगी। रियल टाइम प्रोसेसिंग वो होती है जो कि इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअली विदाउट बैजिंग ये जो है ना वो यूज करेगा, डील करेगा। एडवांटेजेस क्या है, अप टू डेट होता है मैनेजमेंट, इससे किसी भी टाइम पे इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर सकती, डेटा ऑनलाइन अवेलेबल होगा। डिसएडवांटेजेस की बात करें, एक्सपेंसेस, इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ज्यादा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होगी है ये, तो अल्टीमेटली कॉस्ट भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। रोल क्या है TPS का, दूसरे सिस्टम्स के लिए इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना। एक बार याद रखें, TPS में जो इनकॉर्पोरेशन की जाती है वो डेटा होता, और इससे जो कन्वर्जन होती है वो इंफॉर्मेशन होती। क्रॉस बाउंड्रीज इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के लिए। ऑपरेशनल, पर्सनल और सुपरवाइजरी लेवल यूज करता है, एफिशिएंसी ओरिएंटेड होता है, एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है ताकि वर्क एफिशिएंसी इनहेंस हो सके, मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम काम। एग्जाम्पल्स, पेरोल सिस्टम, सेल्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंट पेएबल, रिसीवेबल, ये सारे क्या है, TPS की एग्जाम्पल्स। ऑब्जेक्टिव क्या है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस लाना, टाइमली रिपोर्टिंग, बड़ा आपको कंपेटिटिव एडवांटेज लेके देना, नेसेसरी डेटा
प्रोवाइड करना, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक लेवल को, एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क डेवलप कर देना कि जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या इसका लेटेस्ट नाम दुनिया में भी यूज किया जाने लगा है अचानक से, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। एक ही बात है, MIS बोले या मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम बोले, एक ही। टेक्निकल लेवल ऑफ मैनेजमेंट डील करता है, एक डेटाबेस है जिसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती हैं, डील की जाती हैं, रिपोर्ट जनरेट की जाती हैं। करंट और हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ओवरव्यू आप ले सकते हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग के अंदर बड़ा यूजफुल है ये। और इसमें डेटा कहाँ से, सॉरी, इंफॉर्मेशन कहाँ से शिफ्ट की जाती है, TPS। उसके बाद कहता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैटेगराइज किया जाता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अच्छा, ये कैटेगराइज किया जाता है टैक्टिकल लेवल पे ना, तो हमने देखा था मोस्टली यहाँ पे भी डिसीजन अनस्ट्रक्चर्ड ही होते हैं तकरीबन। तो वो, सॉरी, वो टैक्टिकल और उसमें हो रहा होगा ना, टैक्टिकल में 100% तो नहीं उधर, क्योंकि सेमी स्ट्रक्चर्ड यहाँ होते हैं। तो ये कहता है सपोर्ट करता है किसी हद तक स्ट्रक्चर्ड डिसीजन को, रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेगा एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस पे, लिटिल एनालिटिकल कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड होती है, इंटरनल फोकस ज्यादा होता है, रेगुलर रिपोर्टिंग जनरेट कर देता है, आपको करंट और हिस्टोरिकल दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन डील की जा सकती है इसमें। एडवांटेजेस की बात करें तो नंबर 1 प्लानिंग, मैंने आपको बताया वह प्लानिंग में 3 ही चीजें, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, रिसोर्सेस। तो डिसीजन लेना, उससे रेलेवेंट कितनी क्वांटिटी, क्वालिटी क्या हो, बाकी सारा कुछ आप देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होने देगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगी, पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब है आप निचले लेवल की भी मॉनिटरिंग बड़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगी, कंट्रोल बहुत इजी हो जाएगा, डेटा को प्रोसेस करना, स्टोर करना, रिट्रीव करना, डेसिमेट करना इंफॉर्मेशन, ये बड़ा आसान हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस की बात करें, हाईली सेंसिटिव है और कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, कांस्टेंट अपडेशन की जरूरत होती है। बजटिंग कर सकते हैं आप, बट डिफिकल्ट है, इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है ये बजटिंग के मामले में। आउटपुट क्वालिटी आप इससे मांगे, बट क्वालिटी ऑफ इनपुट भी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं है, खुद ब खुद अपडेट पे नहीं लग सकता। फिर मसला ये है कि इसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है अगर मैनेजमेंट के लेवल बहुत ज्यादा चेंज हो। मैनेजमेंट बार बार चेंज होगी, वो अपने हिसाब से चेंजिंग लाएगी इन चीजों के अंदर। MIS का रोल क्या, इंटरनल इंफॉर्मेशन पे होता है बेसिकली, स्ट्रक्चर डिसीजंस को रिलेटिवली सपोर्ट करता, इनफ्लेक्सिबल एंड एनालिटिकल कैपेसिटी में मिडल मैनेजरियल लेवल या लोअर यूज कर रहा होता है, पास्ट और प्रेजेंट डील करता है, फ्यूचर की ऑप्शन नहीं है इसमें, एफिशिएंसी ओरिएंटेड होता है। इसमें भी अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, सेल्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, बजटिंग मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग सिस्टम और पर्सनल HRM, ये इसकी एग्जांपल्स में से। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, समरी प्रोवाइड करना, एक्टिविटीज पीरियडिकली, इंटरिमली, जो भी है, ऑपरेशनल कंट्रोल एंड एफिशिएंसी अचीव करना, इंटरनल इंफॉर्मेशन पे फोकस करना और स्ट्रक्चर डिसीजंस को सपोर्ट देना। इसके बाद है DSS। अच्छा, अब ये भी टेक्निकल लेवल ही मोस्टली यूज करता है, या टॉप मैनेजमेंट भी बाज का यूज कर लेती। अच्छा, अब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और MIS में सबसे बड़ा मेन डिफरेंस पता है क्या होता है, जहां पे लिमिटेशंस अराइज होना शुरू होंगी
MIS की वहां से DSS काम करना शुरू करेगा। मतलब वहां पे हमने देखा इंटरनल इंफॉर्मेशन, ये एक्सटर्नल को फैसिलिटेट करे, इंटरनल भी और एक्सटर्नल दोनों इंफॉर्मेशन डील की जाएगी। तो DSS में सबसे बड़ी खूबसूरती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी DSS के? नंबर 1, टैक्टिकल लेवल को सुपर मतलब उसके अंदर यूज किया जाता है, इंटेलिजेंस गैसेस लगाने के लिए मैनेजर यूज करते हैं। फार्मूला, इक्वेशन, मैथमेटिकल मॉडल्स आप इसमें डील कर सकते हैं, रियल टाइम। अब रियल टाइम का मतलब क्या है? सिंगली हर चीज इनपुट कर सकते हैं वेरिएबल्स को, और आपको पता है वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स वगैरह, क्योंकि मैनेजर ने डिसीजन मेकिंग में तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का बड़ा मेन रोल। फिर हर सिस्टम का अपना एक लैंग्वेज इंटरप्रेटर होगा जिसमें वो डील करेगा उसको। यूजर इंटरफेस इंटीग्रेटेड है, हर कंपोनेंट इसमें मिलेगा। स्प्रेडशीट पैकेजेस इसमें पहले से प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, आपको अलग से नहीं यूज करना पड़ेगा। एडवांटेजेस क्या है? एडाप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, हाई लेवल ऑफ इंटरेक्टिविटी, यूज करना बड़ा आसान है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस हाई हो जाती है, डिसीजन मेकर का बड़ा कंप्लीट कंट्रोल होता है इसके ऊपर, इजी टू डेवलप है, एक्सटेंड किया जा सकता है, मॉडलिंग को और एनालिसिस को सपोर्ट करता है, डेटा एक्सेस को सपोर्ट करता है, स्टैंड अलोन इंटीग्रेटेड और वेब बेस्ड होता है। रोल क्या है? सपोर्ट स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड दोनों को करता है। देखा वहां पे वो सिर्फ स्ट्रक्चर्ड रिलेटिवली कह रहा था, यहाँ सेमी और उसको कह रहा। एनालिटिकल हुआ, सीनियर मैनेजरियल लेवल वो यूज करते हैं। प्रिडिक्टिंग फ्यूचर इससे आप कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल मॉडलिंग और वेरिएबल आप डील कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है। इफेक्टिवनेस ओरिएंटेड होता है ये भी। एग्जाम्पल क्या? ग्रुप डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम, कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्क, लॉजिस्टिक सिस्टम, फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट मॉडल, ये सारे। आगे है जी एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, या ये बोल सकते हैं, या इसको एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम। ये कंपनी की टॉप मैनेजमेंट यूज करती है, स्ट्रेटेजिक लेवल यूज करता है, और बड़ा ही कंप्रीहेंसिव होता है। बट इसकी एक खूबसूरती ये है कि इसमें आप बड़ी ब्रीफली रिपोर्ट्स को ना बड़ी शॉर्ट फॉर्म में, समराइज फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये नॉन रूटीन डिसीजंस को सपोर्ट करता है, क्योंकि वो डिसीजंस आप रूटीन बेस में नहीं ले रहे होते जिसमें ये हो, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट तो मोस्टली एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन और लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होगी। रोल क्या है ESS का? इजी टू यूज हो, प्रिडिक्ट कर सके फ्यूचर को, इफेक्टिवनेस हाई हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, सपोर्ट करे अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस को भी, इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस दोनों यूज किए जा सके, और सीनियर मैनेजमेंट लेवल यूज कर। और ये कस्टम बड़े मुश्किल है, मिलते हैं बहरहाल, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेंगे। मोस्टली जो होते हैं ना ये ऑफ द शेल्फ होते हैं या बेस्पोक होते हैं, यानी कि कंपनीज अपने लिए खुद डिजाइन करवाती हैं। एडवांटेजेस क्या है? अपर लेवल आसानी से इसे यूज कर सकता है, ये एनालाइज कर सकता है ट्रेंड्स को, आपकी लीडरशिप कैपेबिलिटीज बता सकता है, एनहेंस कर सकता है पर्सनल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग को, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल फ्लेक्सिबिलिटी इनहेंस हो सकती है, कंपेटिटिवनेस हाई होगी, चेंज आएगी, टाइम होराइजन, बेटर रिपोर्टिंग सिस्टम आप जनरेट कर सकते हैं, मेंटल मॉडल्स इंप्रूव, ऑफिस ऑटोमेटिशियन, टाइम रिड्यूस किया जा सकता है, आप अर्ली
कंपनी की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं, कोई करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है तो साल ले सकते हैं, पता लगे आउटकम आए तब सर पकड़ने से बेहतर है पहले ही पकड़ लें, चीजें तो मैनेज कंट्रोल हो जाए। डिटेल्ड एग्जामिनेशन इसमें बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है हर चीज की, टाइम मैनेजमेंट आसान होगी, कम्युनिकेशन कैपेसिटी और क्वालिटी इंप्रूव होगी। डिसएडवांटेजेस की बात करें, लिमिटेड फंक्शंस है इसमें अवेलेबल। फिर बेनिफिट्स आपको पता है बट उनको क्वांटिफाई करना बड़ा डिफिकल्ट है, सारे आपस में इंटर रिलेटेड है, ओवरलोड भी हो जाती है इंफॉर्मेशन, सिस्टम स्लो हो जाता है, करंट डेटा इसमें रखना वो बड़ा डिफिकल्ट है, रिलायबिलिटी और इनसिक्योरिटी बड़ा इशू है, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी और स्मॉल कंपनी के लिए वैसे भी सूटेबल नहीं है। अच्छा, एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली डिजाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों के लिए जो कि आपके लिए एक्सपर्ट या टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह अकाउंट्स, मेडिकल, लॉ, इस तरह कंपोनेंट्स है, कहता है जी एक्सपर्ट सिस्टम के। टीम नॉलेज बेस ह्यूमन एक्सपीरियंस सिनेरियोस की बेसिस पे डेवलप होता है, इन्फ्रेंस रूल लॉजिकल जजमेंट आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। यूजर इन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो असल में इसका मेन थीम क्या है कि एंड यूजर को प्रॉब्लम या गोल जो है ना वो डिफाइन करना ताकि वो उसका सोल्यूशन ले सके। कहता है ठीक है अब ये सारा कुछ है, नॉलेज है, क्वालिटी इनहेंस, वो सारा कुछ है, कहता है कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो रिक्वायर्ड है इसमें होने, वो क्या, नंबर वन कहता है सब्जेक्ट एरिया जो है वो सूटेबली डिफाइन किया हो, प्रॉब्लम कन्वेंशनल टीपीएस सिस्टम या बाकी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं उनसे डील ना होता हो, एक्सपर्ट इसमें नॉलेज प्रोवाइड करे अपना, मतलब अब कोई बंदा है लॉ का एक्सपर्ट है या ये, तो वो अपने पास बिठा के लोगों को ये प्रोग्राम लिखवाएगा, उसको बिठा के इसमें सारी चीजें डाली जाएंगी। नॉलेज इंजीनियर होता है बेसिकली जो ट्रांसलेट करता है एक्सपर्टीज, एट द एंड इस पे ग्लॉसरी दीजिए, लॉ की अपनी टर्म्स है, मेडिकल की अपनी, अकाउंट्स की अपनी। उसके बाद कहता है ऐसा ऐसा लोग जा रहे हैं, अटेंडेंस लग गई है ना, तो चोर ऐसा ऐसा खिसक रहे हैं। एडवांटेज क्या है जी एक्सपर्ट सिस्टम के, एक ऐसा बंदा जिसके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है वो भी एक्सपर्ट बन जाता है, तो आजकल तो ऐसे ही। फिर कंसिस्टेंट बेसिस पे एक्यूरेट एडवाइस हर टाइम अवेलेबल होती है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मल्टी एक्सेस सिस्टम, साइमल्टेनियसली आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को एट अ टाइम डील कर सकते हैं, स्टाफ कॉस्ट रिड्यूस होगी, आप एक्सपर्टीज को कैप्चर कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स एलोकेशन बड़ी अच्छी हो गई है, हर टाइम पे एक्सपर्ट एडवाइस आपको अवेलेबल होती है, बट साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसके लिए बड़ी ज्यादा कॉस्ट रिक्वायर्ड है भाई, ऐसे नहीं आएगा, फ्री में थोड़ी मिलता है, टेक्निकल सपोर्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग रिक्वायर्ड होती है, ऑटोमेटिकली चीजें डील यहाँ पे नहीं हो, नॉन एक्सपर्ट बंदा इनएक्यूरेट एडवाइस देगा, सिस्टम फेलियर आ जाते हैं उसकी वजह से सारा सिस्टम ठप। स्ट्रांगली रिलायंस अपॉन होगा बेसिक स्किल्स पे। फिर कहता है जो बाज का तो आपको यूजर की तरफ से रेजिस्टेंस भी आएगी, क्योंकि वो कहेंगे यार ये तो हाईली एक्सपर्ट लोग यूज करते हैं, हम क्यों यूज करते हैं, तो इस किस्म की बातें सुनने को मिल सकती है। उसके बाद ऑफिस ऑटोमेटेशन सिस्टम, कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ऑफिस इक्विपमेंट टेक्नोलॉजीज, ये
वर्किंग आसान कर दी, प्रोडक्टिविटी इनहेंस कर दी। ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव क्लरिकल स्टाफ को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, रिकॉर्ड कीपिंग, राइटिंग, कैलकुलेशंस हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। मैनेजरियल प्रोडक्टिविटी इनहेंस होगी। इसमें कौन से टूल्स हैं? स्प्रेडशीट, टेक्स्ट इमेज प्रोसेसिंग, फाइल प्रेजेंटेशन पैकेजेस, पर्सनल डेटाबेस या नोट टेकिंग सिस्टम्स। एग्जाम्पल्स की बात करें तो कम्युनिकेटिंग एंड स्केजुलिंग यूज हो रहा है, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, एनालाइजिंग डेटा, कंसोलिडेटिंग इट। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम जी अगला इंपॉर्टेंट। अच्छा, ईआरपी ये बड़ा रीसेंट एमर्जिंग ट्रेंड है दुनिया में। देखिए, अब 3 मैनेजमेंट के लेवल है, तीनों के लिए अलग है। फॉर एग्जांपल, पहले के लिए टीपीएस, दूसरे वाले के लिए एमआईएस, तीसरे वाले के लिए एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सपर्ट के लिए। अच्छा, ईआरपी ने इन सारी चीजों का ना सोल्यूशन निकाल दिया। जितने भी बिजनेस फंक्शन है सबको कंबाइन कर दें, एक पे इंटीग्रेट कर दें। ये इंटीग्रेट सिस्टम की एक टाइप है। अकाउंटिंग क्या, मैन्युफैक्चरिंग क्या, ह्यूमन रिसोर्स क्या, मार्केटिंग क्या, सारे एक साथ और प्रिसाइज कर दें। ईआरपी का एडवांटेज क्या है? लीड टाइम रिड्यूस हो गया। साइकिल टाइम मतलब प्रोसेसिंग टाइम कम रिक्वायर्ड होता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हाई हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी, क्वालिटी और एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। ओवर टाइम शिपमेंट, इंप्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, सप्लायर परफॉर्मेंस, क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, बल्कि क्विक भी होगी। ऑप्टिमाइजेशन और फोरकास्टिंग, ऑप्टिमाइजेशन हाउ टू मिनिमाइज कॉस्ट, हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, बेटर ट्रांसपेरेंसी। डिसएडवांटेजेस की बात करें, एक्सपेंस, मुफ्त में तो नहीं बनेगा, इसको बड़ा डिफिकल्ट है बाकी सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करना। इम्प्लीमेंटेशन फेलियर आते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज को डील करना बड़ा डिफिकल्ट है। और वन वेंडर अगर आप यूज कर रहे हैं, उससे सर्विसेज ले रहे हैं, तो उससे डील करना बड़ा डिफिकल्ट है। आगे आपके पास कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं। बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर है। बेसिकली मीडियम क्या है, कम्युनिकेशन चैनल क्या है? कहते हैं दो तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम है, एनालॉग और डिजिटल। अब एनालॉग में कहता है डेटा जो कम्युनिकेट आपने करना वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के थ्रू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के ऊपर। ब्रॉडकास्ट या टेलीकॉम ट्रांसमिशन इसकी एग्जांपल। डिजिटल में कहता है दो मेन स्टेजेस में ये जनरेट किए जाते हैं सिग्नल। कैसे? हाई रिप्रेजेंटेड एज 1 और लो एज 0। जैसे कंप्यूटर की भी लैंग्वेज है 0 और 1 की समझता। तो ये कहते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी स्टोर करती है डेटा को, ट्रांसमिट करती है 1 और 0। एग्जाम्पल, इंटरनेट, पब्लिक स्विच, टेलीफोनिक नेटवर्क, इंटरनेट, एक्सट्रानेट, टेलीविजन सिस्टम, ये सारे इसकी एग्जाम्पल। जी जनाब, पूछें इसमें से कोई क्वेश्चन है तो, कोई मसला है तो पूछो। अब आते हैं जी हम, 2 मिनट मुझे जरा सब्र देना। कंटिन्यूअस बोला है मेरी इस टाइम। अब आए हाय, आंते भी जवाब देगी।
हाँ भी शाह मुरीद पढ़ना शुरू कर दिया है। क्या कह रहा है जमान? गुड, शाबाश। हाँ सलमान, स्टार्ट कर दी है तैयारी? सलमान है भी है कि नहीं? नहीं है, चल। अच्छा, सेबस रेफरेंस 3 भी तकरीबन आईटी बेस्ड ही है, और इसमें से भी चीजें आई हुई हैं पास पेपर्स में। नंबर 1, बिग डेटा। जब आपने डेटा को बड़े ह्यूज वॉल्यूम के अंदर डील करना है, वो क्या है? बिग डेटा। और बिग डेटा बेसिकली एक अलग फॉर्म है। जब आप ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल डेटा प्रॉब्लम्स को डील ना कर पाए, तो वो फिर बिग डेटा के अंडर आएगी। और क्योंकि लार्ज स्केल ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा डेटा होने की वजह से ये हो। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1, सबसे पहली बात तो है वॉल्यूम, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होगा। हम नहीं कह सकते ये ट्रेडिशनली इस तरह से कलेक्ट होता है, नहीं। वैरायटी या हेट्रोजीनियस सोर्सेज से इकट्ठा हो रहा होगा, इंटरनल एक्सटर्नल डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स में होगा, एक नहीं है जरूरी। वीडियोस, ऑडियो, फोटोज, ये है। तो हम नहीं कह सकते एक ही तरह की यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्ट करेगी। अनस्ट्रक्चर्ड होगा। वेलोसिटी, स्पीड ऑफ जनरेशन ऑफ डेटा बहुत ज्यादा तेज होता है। डिमांड फॉर डेटा बहुत हाई होगी, स्पीड डेटा की बहुत ज्यादा। डिफरेंट सोर्सेज से, सोशल मीडिया से, मोबाइल डिवाइसेस से, कई जगहों से। वेरिएबिलिटी है, कंसिस्टेंटली एग्जिस्ट करेगी इसमें वेरिएबिलिटी, डेटा टाइम और जो कि इसकी एफिशिएंसी को अफेक्ट भी करेगा। फिर कहते हैं 3V क्या है बिग डेटा के? अच्छा, इसको फीचर्स भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, बहरहाल इसको 3V मॉडल भी बोलते हैं। किसका बिग डेटा है? वैरायटी, नंबर 1। वैरायटी क्या है? स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। इसके अंदर आप मल्टीपल सोर्सेज से इकट्ठा कर सकते हैं। पीडीएफ भी है, वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, वीडियोस भी है, ऑडियोज भी है, डिफरेंट। वेलोसिटी देखें, स्पीड, कितनी जल्दी, कितनी दफा, डेटा कितनी दफा रेट ऑफ चेंज उसमें एंकर हो रही, वॉल्यूम कितनी ज्यादा, क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी सारी बात। तो ये, इसको अब ये मैंने ऊपर भी सारी बात, तो करेक्टरिस्टिक वो भी है। या ये आपका यूं आए क्वेश्चन, या 3V आए, तो 3V में फिर ये 3 चीज। उसके बाद कहता है टाइप्स क्या है बिग डेटा की? स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड बेसिकली वो होता है जो कि डेटा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में हो, एक ही तरह से वो यूनिफॉर्मिटी उसके अंदर एग्जिस्ट करेगी, फिक्स फाइल फॉर्मेट। सेमी में बेसिकली अब ये स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है और अनस्ट्रक्चर्ड भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है, देखिए स्ट्रक्चर्ड में तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज होती है ना, एक ही तरह की होती है, तो फॉर्मल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। बट सेमी में इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज होंगी, बट ये किसी एक स्पेसिफिक टाइप का फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है उसको फॉर्म नहीं करेगा। जैसे CSV फाइल है, अब CSV फाइल भाई डील करती है, वो कई सॉफ्टवेयर हैं वो यूज करते हैं उसमें, वहां से भी डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता है, यहाँ से उसमें एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों हो सकती है। और अनस्ट्रक्चर्ड वो है जिसमें कोई स्ट्रक्चर ना हो,
कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज नहीं, कोई फॉर्मल रूल्स नहीं, डिफरेंट आपको नजर आएंगे। एडवांटेजेस क्या है इसकी वजह से जनाब? नंबर वन, बिग डेटा की वजह से प्रिडिक्टिव एनालिसिस करना वो ज्यादा आसान हो गया, ऑपरेशनल रिस्क मिनिमाइज हो, कस्टमर की नीड्स आइडेंटिफाई करना आसान हो, मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म बन गए, डेटा शेयरिंग ज्यादा है, मेडिकल हेल्थ केयर में पेशेंट रिकॉर्ड कंसल्टेशन बाकी सारा वो आप कर सकते हैं। इसने कस्टमर बेस कंपनीज का बिल्कुल फेस ही चेंज करके रख दी। एनालिटिकल टूल प्रोवाइड करता है, मोर सेल्स आप जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो। बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है कस्टमर अपनी सर्विसेज प्रोडक्ट्स के बारे में। कौन यूज करता है? बैंकिंग में यूज होता है, फ्रॉड वगैरह या इनरेगुलरिटीज को वो करने में, डेबिट क्रेडिट कार्ड मिस यूज बाकी सारा कुछ। मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है, सप्लाई स्ट्रेटजीज, आप प्रोडक्ट क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी है उसमें। कंपनी के ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उसमें। आईटी में यहाँ तो बहुत कुछ है, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इनहेंस करने के लिए, बिजनेस ऑपरेशन को इनहेंस करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैसे काम करता है बिग डेटा? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी दुनिया में इसके हिसाब से होनी है, अभी तो इनिशियल फॉर्म है मगर है। नंबर वन, इंटीग्रेट मैकेनिज्म, डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट एप्लीकेशन से आप इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करके एक जगह कॉमन। और ये कुछ केबीज में नहीं होगा, कुछ एमबीज में नहीं होगा, कुछ जीबीज में नहीं होगा, ये टेराबाइट्स पेटाबाइट्स में बात है। मैनेज, जारी बात है, जब आप एक्वायर कर लेंगे तो फिर आपको एक स्टोरेज लोकेशन भी तो चाहिए, वो क्लाउड हो या जो भी ऑनलाइन स्पोर्ट है, जिस किस्म की भी, ऑन डिमांड हो अवेलेबिलिटी, बट आपको रिक्वायर्ड एनालाइज करना। अब देखिए, हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, पे ऑफ करते हैं अपने डेटा के लिए या बाकी सारी चीजें, क्यों करते हैं? कंपनीज क्यों अपने इतने ह्यूज डेटा बैंक्स और ये सारा स्टोरेज लोकेशंस और ये सारी चीजें रखती हैं, परचेज करती हैं? हाँ, सलमान आ गया, कोई बात नहीं है सलमान, ये आपके वहां नहीं है इस टाइम पे, ये पूरे पाकिस्तान का अलमिया बना हुआ है। जाहिर बात है, जब 3 साढ़े 3 साल तक गवर्नमेंट एलएनजी वगैरह परचेज करना भूल जाए तो फिर ऐसे ही होता है। चलो इग्नोर करो, दफा करो। तो जनाब, यहाँ पे क्या होता है, कई चीजों की क्लैरिटीज मिलती है, कई डेटा सेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना, कंपनी को बेनिफिट मिलता है। तो भाई कोई बंदा अपना डेटा इतना नेक्स्ट लेवल पे जाके डील करवाता है, स्टोर करवाता है सारा कुछ, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर एक छोटा सा टॉपिक जनाब, डेटा एनालिटिक्स का। डेटा एनालिटिक्स बेसिकली एक साइंस है जिसमें आप डेटा को ना एक्सप्लोर करके, एनालाइज करके कोई कंक्लूजन ड्राइव कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू आप डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं, ताकि आप उसकी बेसिस पे कंक्लूजन ड्रा करना। अब देखिए, डेटा तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, इंफॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा। इसका मतलब ये है कि आपने डेटा को अपने अकॉर्डिंगली
ट्रीट किया, ट्रीटमेंट किया, ताकि आप उसको इंफॉर्मेशन में यूज कर सके। प्रोसेस क्या है डेटा एनालिटिक्स का? नंबर 1, डिटरमाइन द क्राइटेरिया फॉर ग्रुपिंग द डेटा। बिल्कुल जी, डेटा को आपने सब डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, न्यूमेरिकली, कैटेगोरिकली, अल्फाबेटिकली, कैसे। स्टेप 2 में आप डेटा को कलेक्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरा, ऑर्गेनाइज करना है डेटा को। कैसे करना चाहते हैं? स्प्रेडशीट, बाकी सारा कुछ क्लीन करना, अननेसेसरी ओवरलैप जो हो रहा है डेटा, कुछ मिस्टेक्स हैं तो उनको एलिमिनेट कर देना उसमें से, ताकि डेटा एनालिस्ट उसका बड़े अच्छे से एनालिसिस कर सके, उसमें से जो चीज वो चाह रहे हैं आपके मतलब की है वो निकाल सके। डेटा एनालिटिक्स की टाइप्स क्या है? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स एग्जिस्ट करते हैं। अब ये डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की जब आप बात करते हैं, जो चीजें वक्त के साथ साथ इनकर हो रही होती हैं, कुछ व्यूज इंक्रीज हो रहे होते हैं, कुछ डिक्रीज हो रहे होते हैं, जैसे सेल्स इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। ये आप नंबर्स जब देख रहे हैं कंपैरिजन पर, तो ये होगा। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स की बात करें, इसका क्या मेन फोकस है? कोई इवेंट इनकर हो रहा है या ये आप हाइपोथेटिकली उसको सोचेंगे ना, ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो ये होगा, हम आएंगे तो सुनामी आएगा। आगे प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की बात करें, नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। तो डेटा आपको बताता है, हर चीज बताता है क्या होने वाला है। फैक्ट एंड फिगर आपके सामने ही होते हैं ना। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या है? प्रिस्क्राइब कर रहे हैं एक्शन प्लान, क्या स्टेप लेने हैं। बेनिफिट्स क्या है डेटा एनालिटिक्स के? डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, कॉमन सेंस, रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं, गैस वर्क्स हैं, बाकी सारा कुछ। मार्केटिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी, रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज होने शुरू होगी, कस्टमर सर्विस इंप्रूव होगी, ऑपरेशन बिजनेसेस के ज्यादा इंप्रूव, ऑडियंस को आप ज्यादा कस्टमर्स को टारगेट कर पाए। एप्लीकेशन कहाँ का है? लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सर्विसेज में यूज होती है, रियल टाइम जीपीएस ट्रैकिंग और बाकी सारा कुछ। ये आपको बताया था, जैसे टीसीएस वाले पार्सल है तो आप ट्रैक कर सकते हैं कहाँ से कहाँ। नेक्स्ट, वेब सर्च और इंटरनेट। देखिए वो इंजन, सर्च इंजन जो भी आप यूज करते हैं, वो जो बेस्ट आपको जो ऑप्शंस होंगी वो सारी निकाल के दे देता है। पहले पाकिस्तान से निकालेगा, फिर जो आजू बाजू के कंट्रीज हैं उनमें से। मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है प्रिडिक्शन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया रिग्रेशन एनालिसिस होता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो ये टोटल कॉस्ट के एस्टिमेशन में भी तो यूज होता है। y क्या है? टोटल कॉस्ट। a क्या है? फिक्स कॉस्ट। और बी एक्स क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। फ्रॉड और रिस्क डिटेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। पैटर्न्स, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस पता चल जाएगा। नेक्स्ट पोर्शन था साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। क्या है, किस तरह से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को मैलिशियस एक्टिविटीज के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो साइबर क्राइम्स हैं बाकी है, हैकिंग वगैरह बाकी सारा कुछ, स्पाइंग, हॉस्टाइल करना, बाकी सारा कुछ, उनको कैसा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से थ्रेट हैं और इनके अगेंस्ट
प्रिवेंटिव मेजर्स क्या था, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसका। फिशिंग, फिशिंग बेसिकली क्या है, एक फेक कम्युनिकेशन है, आपको ईमेल के थ्रू या कुछ है, एक मैसेज आता है, आप ओपन करते हैं तो पता लगता है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते करते आपसे कई चीजें निकलवा लेते हैं, जैसे वो जीतो पाकिस्तान में आपका इनाम निकला है, बताते जाएं, फॉलो करते जाएं, बस। बेसिकली आप अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो कॉमन सेंस आप इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन कैसे कर सकते। अनयूजुअल ईमेल्स को आंसर मत करें, लेस्टिमेट सोर्सेज से जो चीजें आ रही हो उसको डील करें। अगर है आप में से कोई बंदा विक्टिमाइज हो गया तो रेलेवेंट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें। मालवेयर क्या है, एक मिलिशियस सॉफ्टवेयर बेसिकली, स्पाईवेयर, रैंसम, वायरसेस, वॉर्म्स इसकी एग्जांपल। जैसे ही आपने कोई चीज क्लिक किया ना, या ये इसने काम स्टार्ट कर दी, ऑटो रन फिनोमिना की तरह होता है, इंस्ट्रक्शंस होंगी, सारा कुछ होता जाएगा, सिस्टम को वीक करता जाएगा। कॉमन सोर्स है, अपने सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को अपडेट करके रखें, अनऑथराइज्ड सोर्सेज से मत फाइल्स के साथ छेड़छाड़ करें, ट्रस्टेड सोर्स से सिर्फ फाइल्स डील करें। रैंसम क्या है, ये जो आपकी फाइल्स होती है ना इंपॉर्टेंट, उनको लॉक डाउन कर देता है ताकि आपकी एक्सेस ना हो सके। क्रिप्टो करेंसी में भी बहुत सारा यही यूज होता है, क्राइम, साइबर क्राइम्स जो, क्या कर सकते हैं, लीगल भी है इलीगल भी है, क्या करें, कोई समझ नहीं आ रहा। अपडेट रखें सॉफ्टवेयर, अनऑथराइज एक्सेस ना लें, ऑथराइज सिस्टम से ही, जगहों से कोई एप्लीकेशन वगैरह आपने इंस्टॉल करनी है वहां से करें। अगर कोई सिस्टम आपको नजर आ रहा है तो उसको डिस्कनेक्ट कर दें नेटवर्क से। अथॉरिटीज को बताएं कि हमारे साथ हैंड हो गया। MITM, मैन इन द मिडल, सेंडर और रिसीवर में, ये ओपन लोकेशंस नहीं होती, जो पब्लिक नेटवर्क्स होते हैं, जैसे ये मेट्रोस पे, बाकी जगहों पे, पार्क्स वगैरह में, वहां से ये चीज होती है, मालवेयर टाइप एक्टिविटी है, बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन तक पहुंचना। VPNs वगैरह यूज किए जाते हैं ताकि आपकी आइडेंटिटी वगैरह हिडन रहे, या जो भी। उसके बाद ट्रोजन, ये भी एक मालवेयर। कोशिश की जाती है कि वो फाइल इंस्टॉल कर ली जाए और उसकी वजह से फिर आगे एक्सेस लेके इंफॉर्मेशन तक एक्सेस की जा सके। एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए, ऑथराइज बंदे की सिर्फ एक्सेस दें, अननोन सोर्सेज से अटैचमेंट्स वगैरह के साथ खेल ना खेलें। उसके बाद कहता है DDoS अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस होता है बाज का था, आप एक्सेस करते तो वो इंटरनेट पे क्या देता है, योर पेज इज नॉट, या एक्सेस इज डिनाइड लिखा हुआ आया था। वो क्या है, जैसे ऊपर बताया था ना कि वो आपके सिस्टम को, फाइल को, आपकी एक्सेस ब्लॉक कर देता है, तो यहाँ पे भी ओवरलोड कर करके जानबूझ के वो नंबर इंक्रीज कर 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 करके आर्टिफिशियली, तो वो ओवरलोड कर रहे, एक्सेस डिनाइड आ जाता है।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको टेस्ट करेगा मुझे लग रहा है। उसके बाद एसक्यूएल इंजेक्शन, ये एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है बेसिकली, साइबर अटैक्स के अंदर यूज की जाती है। मैलिशियस कोड बेसिकली सिस्टम के अंदर डाला जाता है और उसकी बेसिस पे कई सारी चीजें आपकी वो उनके पास पहुंच जाती है। बाकी पासवर्ड अटैक है, राइट पासवर्ड से मतलब लगा के तो आपके अकाउंट का एक्सेस हासिल कर लेना, या ये गैस ही होता है, ट्रिक्स हैं डिफरेंट है यूज होती। इसीलिए कहते हैं पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए, मत किसी के साथ शेयर करें, बहुत मोस्ट कॉमन भी ना रखें, बहुत सिली भी ना रखें। उसके बाद क्लाउड अकाउंटिंग, रिसेंट फिनोमिना दुनिया में। जैसे क्लाउड स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है वैसे क्लाउड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। जितने भी बुक ऑफ अकाउंट्स हैं सारे क्लाउड बेस्ड सिस्टम, कहीं पे बैठ के किसी भी प्लेटफॉर्म से आप क्या कर रहे हैं, कनेक्ट हुए में ड्राइव या सर्वर पे वो फाइल कॉमन लोकेशन पे पड़ी भी आपकी एक्सेस है, कहीं से भी आप एक्सेस हासिल कर सकते हैं। बेनिफिट्स के, ऑटोमेटिशन, ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन पोस्ट हो जाती है, लिंक जो किया हुआ, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है या मैनुअल इंपोर्ट आपको नहीं करना पड़ता, क्विकली ट्रांजेक्शन डील कर देता है, इनवॉइसेस खुद ब खुद जनरेट कर देता है सारा कुछ। आगे एक्सेसिबिलिटी की बात करें, कहीं से भी वेब ब्राउजर के थ्रू या ये लॉग इन कर अपने क्रेडेंशियल्स डाले जनाब, एक्सेस हो गया। ओवरहेड एक्सपेंसेस कम हो गए क्योंकि लेबर की कॉस्ट भी वो कम होना शुरू होगी इसकी वजह से। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट भी कोई ऐसा सच इतनी ज्यादा है। डेटा सिक्योरिटी हाई है, बट डील करना इसको डिफिकल्ट है। इसके लिए बड़े हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, हाई मेथड्स को यूज करने पड़ते हैं। मतलब जहां ये हो फाइल्स, ये आप यूएसबी कनेक्ट नहीं कर सकते, बाकी चीजें नहीं। स्केलेबिलिटी पूरी एज ए ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की बात करें तो बड़े पैमाने पे चला गया। और इसके लिए आपको कोई फर्दर अलग से हार्डवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं होती, आप एक ही चीज उसमें मल्टीपल चीजों पे वो कर सकते हैं। तो मल्टीपल जियोग्राफिकल लोकेशंस तक एक्सेस या ये लोअर कॉस्ट के ऊपर आप कर सकते हैं। कोलैबोरेशंस बिजनेसेस के बीच और बाकी सारी चीजें, यूजर और जो गेट कीपर है, मतलब इंफॉर्मेशन जहां से स्टोर हो रही है, रिट्रीव हो रही है, मैनिपुलेट हो रही है, वो बड़ा आसान है। फास्टर इम्प्लीमेंटेशन है, जारी बात है, फॉरन सोल्यूशन, क्यूरी जनरेट, फॉरन आंसर, बात खत्म, क्विक, सारा प्रोसेस आप रिपीट कर सकते, चीजें बहुत ज्यादा आसान है। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट डिजिटल मशीन्स का क्या, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी लॉन्च करवाने वाले बिटकॉइन वाले डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर अप्रोच यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर देखें आप, वो जो अकाउंटिंग में लेजर बनाते हैं क्या होता है, हर अकाउंट अलग अलग डील कर रहे थे ना इन डिटेल। यहाँ पे भी क्या होता है, बायर सेलर जो दो लोग हैं अल्टीमेटली उनकी आपस में जो भी डीलिंग है या ये कंटिन्यूअसली उनके रिकॉर्ड्स अपडेट हो रहे थे। फिर साथ ही साथ आप बहुत सारी चीजों की मॉनिटरिंग कर सकते हो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, बाकी जैसे हेल्थ में हार्ट रेट मेजर करना, बाकी सारा कुछ उसको ऑब्जर्व करना,
एनिमल्स में चिप्स लगा के उनको कंट्रोल किया जा रहा है, सारा कुछ है। बेनिफिट्स क्या है जी आईओटी के? ओवरऑल बिजनेस प्रोसेस आप मॉनिटर कर सकते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो गया, टाइम और पैसा सेव हो रहा है, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, इंटीग्रेट करता है बिजनेस मॉडल्स को सारे आपस में, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी है, ज्यादा पैसा आ रहा है। तो जैसे ये अभी आपको बताया इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर्स का कॉन्सेप्ट, बिटकॉइन वगैरह, अब ये क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड मशीन, उसके थ्रू लिंक, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, दोनों के अकाउंट्स एक साथ डील हो रहे हैं। तो वो जो एक सेंटर में सिस्टम की जरूरत होती थी वो खत्म हो गया, डिसेंट्रलाइज फिनोमिना पे चलेगी, क्योंकि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है ही डिसेंट्रलाइज फिनोमिना। और इसमें क्योंकि वो बिटकॉइन तो क्रिप्टो करेंसी है, यहाँ पे डीएलटी में जो स्टोरेज फिनोमिना यूज किया जाता है वो क्रिप्टोग्राफी यूज किया जाता है, डिफरेंट कीज हैं, सिग्नेचर्स हैं, जिनके थ्रू अब वो लैंग्वेज है एक पर्टिकुलर स्टोर करना, अपडेट करना। इसीलिए तो डार्क वेब और ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं, लोगों को पता ही नहीं लगता कौन सी चीज कहाँ से हो। कहता है ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर्स का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा कोई न्यू नहीं है। पहले क्या था देखे ना, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अपना डेटा मेंटेन करती, तो उसको पहले क्या था, सेंट्रली कनेक्ट कर देते थे, अब नहीं करते। फिर वो बता रहा है साइबर क्राइम्स आपके जो सेंट्रली ऑपरेट होते थे, हमने लास्ट टाइम बड़ी डिटेल में इस पर बात की थी। मोस्टली लोकेशंस पे कॉपी स्टोर कर देना, बाकी सारा कुछ पीयर टू पीयर शेयरिंग, फाइल्स की रिकॉर्ड्स की, वो आसानी से हो जाता है। जिस तरह फेसबुक था, पीयर टू पीयर ही था ना कम्युनिकेशन, तो ये भी बिल्कुल इसी अप्रोच। तो ये था जी आपका सिलेबस रेफरेंस नंबर 3। पूछे जी कोई क्वेश्चन, कोई मसला मसाइल पूछ सकते हैं। ठीक है जी। चैप्टर 1 2 में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं आ सकते? लड़के अगर आ सकते होते तो मैं बता देता। नो, फैसल बेफिक्र हो जाए, जब कहा है मैंने, ठीक है, वो सारा साथ डील कर। अगले में आना है तो आपको मैं अब जो नेक्स्ट जो अपडेट करूंगा आपको सेंड करूंगा, उसमें जो मैंने कहा था कन्वर्ट करके भी भेजने कल के लिए जो होगा, उसमें है सिनेरियो, और आप देख लेना आज रात को आपको मिले होंगे, ठीक है। ठीक है जी, चिल शिल मारें, अफ्तारी शफ्तारी करें, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, कामयाब करे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, ठीक है। सर ग्रेड नंबर 5 के नोट्स आप भेज दें। क्या कह रहे हो सिकंदर? ग्रेड नंबर 5 जो है, रेफरेंस 5, उसके नोट्स आपने नहीं भेजे अभी तक। मैं कर दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। आ, मैं सलमान, मुझे, मैं अगर पेपर बनाऊं ना, खुदा गवाह सबसे पहले ये चीज सबसे ज्यादा डालूंगा, एप्लीकेशन और फिजिकल कंट्रोल के हिसाब से ये डालूंगा, बिल्कुल डालूंगा, अगर मैं पेपर बना रहा हूं तो। चलें जी, इंजॉय करें अपने अपने खर्चे पे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।